नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। महाराष्ट्र में सियासी हलचलों का दौर लगातार जारी है। कल शिंदे सरकार शपथ ले चुकी है। 4 जुलाई को उसे विश्वास मत लेना है। इसके लिए 3 और 4 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता महाराष्ट्र बीजेपी के दफ्तर में जश्न मना रहे हैं। उधर उद्धव ने आज भी एक फेसबुक लाइव किया। कहा, सत्ता के लिए सौदेबाजी की गई। ये भी जोड़ा कि अमित शाह 2.5 साल पहले वादे पर अमल करते तो यही होता जो अब हुआ। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली कि फिलहाल बागी विधायकों को सदन में आने से रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया। अब यह मामला भी 11 तारीख को सुना जाएगा। इधर सरकारी एजेंसियां फिर सक्रिय हो गई हैं। शरद पवार को आयकर का नोटिस दिया गया, जबकि संजय राउत ईडी के सामने पेश हुए। और अब से कुछ देर पहले नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि उनके समर्थक विधायक कल मुंबई आएंगे। उनके पास 170 विधायकों का समर्थन है। बाकी एमएलए जो है कल मुंबई पहुंचेंगे। 3 और 4 को अधिवेशन बुलाया है गवर्नर साहब ने, और उसमें जो भी प्रक्रिया है स्पीकर की और ट्रस्ट वोट की वो पूरी की जाएगी। आपको सबको पता है कि हमारे पास 120 और 50 170 विधायक है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मेजोरिटी का कोई सवाल उठता नहीं। ये पूरी तरह हमारे शिवसेना गठ और भारतीय जनता पक्ष ये इसमें कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। उधर महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। नेता कार्यकर्ता सब पहुंच रहे हैं। ढोल नगाड़ों के बीच जीत का जश्न मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता में 2.5 साल बाद वापसी हुई। जय श्री राम के नारों के साथ उत्सव हो रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को आज मुलाकात की, धन्यवाद दिया। उन्होंने स्वयं का मान अपमान वह विषय न करके महाराष्ट्र की जनता का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भावना ध्यान में रखकर उप मुख्यमंत्री पद की जवाबदारी संभाली और तुरंत ही महाराष्ट्र प्रगति के पद पर चलने लगा। इस बीच राज ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा कि हमें उम्मीद थी कि आप फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आपने मन के ऊपर पार्टी का आदेश माना, इसके लिए आप पर अभिमान है। पार्टी का आदेश व्यक्ति से ऊपर है, यह आपने साबित किया। वहीं महाराष्ट्र की नई एकनाथ शिंदे सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी वादा पूरा करती तो उनका सीएम होता। अमित शाह को अपना वादा पूरा करना था। सत्ता के लिए रातों रात खेल हुआ। शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है। आरए का फैसला पलटा गया और इसके लिए उन्होंने कहा है कि मुंबई के पर्यावरण से ना खेलें। की ज्या पद्धतीने सरकार अस्तित्वात जे आलेलं आहे, हे सरकार माझ्याबरोबर माननीय अमित शहानी जे ठरवलं होतं मातोश्रीमध्ये, तो शब्द जर का त्यांनी पाळला असता तर हे शानदारपणाने सरकार आलं असतं। 2.5 वर्ष झालेली आहेत। 2.5 वर्षापूर्वी एकतर भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री झाला असता किंवा शिवसेनेचा झाला होता असता। मी तर तेव्हाही सांगितलं होतं की शिवसेनेचा मुख्यमंत्री पहिल्यांदा झाला तर त्या मुख्यमंत्र्याची सही, त्याच्यानंतर पक्षप्रमुख म्हणून माझी सही आणि त्या पत्राचा मजकूर हा असेल की आज शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होतो आहे आणि हा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री म्हणजे महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आमच्या ठरलेल्या कराराप्रमाणे या तारखेला पाय उतार होईल। हे पत्र तयार करा आणि हे पत्र मंत्रालयाच्या दाराशी होल्डिंग करून लावा, म्हणजे कोणाहीपासून हा करार गुप्त राहिला नसता। ठीक आहे।
और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरते ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार को आयकर विभाग ने नोटिस भेज दिया। उन्हें नोटिस 2004 के लोकसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे को लेकर भेजा गया है। सबसे पहले एनसीपी के प्रवक्ता महेश भारत तपासे ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी और सवाल उठाया कि यह विशुद्ध रूप से संयोग है या कुछ और। खुद शरद पवार ने भी ट्विटर पर इसकी पुष्टि की है। और शरद पवार ने ट्वीट में लिखा कि इस सिस्टम का इस्तेमाल अलग राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों के लिए किया जाता है। मुझे आयकर से इसी तरह का एक लव लेटर मिला है। वे अब 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में दी गई जानकारी की जांच कर रहे हैं। और वहीं शिवसेना नेता संजय राउत आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि वो ईडी की ओर से जारी समन का सम्मान करते हैं और जांच एजेंसियों से सहयोग करना उनका फर्ज है। उन्होंने इस दौरान शिव सैनिकों से ईडी दफ्तर के बाहर इकट्ठा न होने की अपील भी की। इस बीच बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। उनके नामांकन के समय महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी मौजूद थे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर का चुनाव 3 जुलाई को किया जाएगा। तो महाराष्ट्र के इस तमाम घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, बीजेपी नेता, और साथ ही किशोर तिवारी जी हैं जो कि शिवसेना के नेता हैं। सबसे पहले किशोर जी आपके पास आना चाहूंगा। आज हम उद्धव ठाकरे को सुन रहे थे, वो 2.5 साल पहले के एक वादे का जिक्र कर रहे थे। ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि बीजेपी हमेशा ये कहती आई है कि पार्टी ने कभी इस तरह का वादा नहीं किया। साथ ही पीएम मोदी चुनाव प्रचार के दौरान ये कह चुके थे कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। हाँ, ये विवाद का विषय है क्योंकि अमित शाह और उद्धव जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें सत्ता का जो था कि सीएम पद 2.5 साल रहेगा और वो नहीं रहा, इसलिए हम महाविकास आघाड़ी के साथ गए और ये सब इतिहास है। आज उद्धव जी ने बोला कि आपको जब शिवसैनिक ही बनाना था और इस प्रकार से बनाना था तो बीजेपी ने शायद सोच लिया होगा अखिलेश कि ये सब उन्हें करना है, तो अब उन्होंने किया। उन्होंने मातोश्री के थ्रू न जाते हुए उन्होंने शिवसेना के लोगों को तोड़कर सत्ता उनके ही हाथ में दी। क्या बताना चाहते थे ये समय ही बताएगा, लेकिन बीजेपी ने टकराव की स्थिति महाराष्ट्र में ला ली है। लेकिन किशोर जी यहाँ पर जो मकसद जिसका आप खुलासा नहीं करना चाह रहे हैं उसके बारे में यह कहा जाता है, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि शायद शिवसेना को ठाकरे परिवार से अलग करना यह मकसद रहा है बीजेपी का और इसी दिशा में कदम उठाया गया है। नहीं, ऐसा है। बीजेपी का मकसद अखिलेश तुम कहते हो तो होगा भी, लेकिन बाला साहब के वक्त भी ऐसा बहुत बार किया गया। उद्धव जी ने इसका अनुभव लिया हुआ है। आज उद्धव जी ने बोल दिया कि बागी विधायक ये बागी है और ये जो मुख्यमंत्री बना है ये शिवसेना का नहीं है। इसका मतलब उद्धव जी ने तय कर लिया है कि अपने को अपना रास्ता चुनना है। ठीक। अब प्रजातांत्रिक तरीके से अखिलेश जो कुछ होगा वो होगा, लेकिन हम सत्ता में हमारी भागीदारी रख नहीं पाए, ये तो सत्य है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे उद्धव जी ने बताया वैसे ही अब गद्दार विहीन पार्टी लेके हम जाएंगे, नए चेहरे को चांस देंगे। अब कैसा है, जैसी परिस्थिति आती वैसा राजकीय संघर्ष करना पड़ता। ठीक है, तो आलोक जी को लाना चाहूंगा इस चर्चा में। आलोक जी, आपने सुना किशोर जी को। इससे पहले उद्धव ठाकरे जी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2.5 साल पहले जो वादा बीजेपी ने किया था अगर उसे पूरा कर लेती तो आज शायद ये नौबत नहीं आती, ना ही शिवसेना को कांग्रेस एनसीपी के पाले में जाना पड़ता। तो क्या बीजेपी ने वादा पूरा नहीं किया या फिर वादा किया ही नहीं था? देखिए, अरे किसी नेता ने भी नहीं कहा है कि हमने ऐसा कोई वादा किया था। अब ये लोग कह रहे हैं
प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में खुलेआम ये इस बात की चर्चा की थी कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। उनके बोलने के बाद फिर किसी और नेता की बात की क्या वजन रह जाती है। अब तो ये लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सब बातें इनको पहले सोचनी चाहिए थी। जो ये विद्रोह हुआ है इनके यहाँ, इनके कारणों से हुआ है। इनके एमएलए को मुख्यमंत्री से मिलने की कोई इजाजत नहीं थी, इनके मंत्रियों की कोई औकात नहीं थी, उनका कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। और हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी की जनता ने पार्टी को वोट दिया। उससे उलट इन्होंने विपरीत पार्टियों से जाके महागाड़ी से हाथ मिला लिया। अब दबे कुचले ये विद्रोह 2-2.5 साल के अंदर फूट गया, जिसको कहते हैं ना वोल्केनो फट गया। जी, और लेकिन आलोक जी बीजेपी को क्या हासिल हुआ? अगर यही बात होती, आपको अगर शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनाना था तो आप 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे के नाम पर हाँ कर लेते, फिर शायद ये नौबत ही नहीं आती, ना आपका हिंदुत्व के नाम पर झगड़ा होता, ना आपका हिंदुत्व का परिवार बिखरता। ये किसने कहा कि हमने उनके नाम पर अग्री नहीं किया था? नहीं, लेकिन शिवसेना का तो मुख्यमंत्री बनवाया आपने। आपके मुख्यमंत्री कहां बने? देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री थे, उनको डिमोशन करके उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये राजनीति में बलिदान भी देना पड़ता है, और हमारा कैडर चाहे कितना भी बड़ा हो, पार्टी के आदेश के सामने उसको नतमस्तक होना ही पड़ेगा। अगर पार्टी ने समझा कि हिंदुत्व की धारा पर अब महाराष्ट्र चलेगी तो उन्होंने छोटे भाई को आगे कर दिया। कोई बात नहीं है। ठीक है, किशोर जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी किशोर जी। अनीति का राज आया है और तानाशाहों का राज है। अब कैसा है, देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं और हमारे मित्र ही है। उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट कराया, ये कराया, इतना ऑपरेशन लोटस सक्सेस कराया और उसको ही दरकिनार कर दिया। देखिए बीजेपी भी वर्टिकल स्प्लिट की ओर जा रही है। हमको तो जनता में जाना है। देखो हमने ये मन बना लिया है कि राजकीय जो लोग अवसरवादिता में विश्वास रखते हैं वो लोग खरी राजनीति नहीं कर पाते। अब हमको लोगों में जाके करना है। एक मैं बात लेकिन किशोर जी, जो शिवसेना ने किया 2019 में वो भी तो अवसरवादी था। आपने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, आपके गठबंधन को जनता ने वोट दिया, लेकिन आपने छोटी पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद का दावा किया। जब बीजेपी ने उस दावे को नहीं माना तो आप कांग्रेस और एनसीपी जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, आपने उनसे जाकर हाथ मिला लिया, जिनके बारे में बाला साहब ठाकरे बोलते थे कि कभी ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अखिलेश जी, एक बात मैं बात करूंगा। 2022 के अंदर ये आज से चालू नहीं हुआ। 2004, 2009, 2099 ये सब चीजों में आप देखते हैं तो हम राज्य में बड़ी पार्टी बोल के उभरते थे और छोटा भाई बीजेपी हुआ करता था। ये पिछले दो चुनाव 14-19 में ऐसा हुआ कि बीजेपी बड़ा भाई बन गया, तो बीजेपी हमारे अस्तित्व पे ही आ गया था। अब बीजेपी ने बहुत बड़ा घात किया है कि हमारे पार्टी पे जिन पे उद्धव जी ने विश्वास किया था उनको ही तोड़ लिया है। तो अब हमारे भी अस्तित्व को चैलेंज किया है ना, तो अब हम देखेंगे दरबारी लोग क्या है। और लेकिन ये तो आपकी भी कमजोरी है, आपकी पार्टी की भी नेतृत्व की कमजोरी है कि वो अपने लोगों को साथ नहीं रख पाए। किशोर जी, एक बात मैं बोलूं तुमको, अमित शाह और मोदी जी दररोज अपने सांसदों से मिलते हैं। ऐसा कोई उदाहरण है तुम्हारे पास? बताओ मैं तुमको। अमित शाह के सामने जो मुंह खोलता है या मोदी जी के पास मुंह खोलता है, उसको तो पार्टी के बाहर ही जाना पड़ता है। उद्धव जी 2.5 साल में कोरोना काल में और फिर बीमारी के वजह से संपर्क कम हुआ था, ये बात मैं मानता हूं। उनको प्रशासन का अनुभव नहीं था, ये बात भी मैं मानता हूं। क्या इसके बदले में जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ को ही लात मार के भाग जाए? अरे ये कुपूत है, ये कपूत है, ये कोई काम के नहीं। तो वो तो आपने पाल पोस करके बड़ा किया, आपको पहचान नहीं थी वो जब वो वहां पर आपके राजनीति कर रहे थे आपके शिवसेना में इतने साल से। आज से थोड़ी ना है, वो तो ऑटो चलाते थे, उनके बाद उनको शिवसेना में लाया गया। नहीं, परिस्थितियां और व्यवस्था क्या ये भी तो समझो। अखिलेश जी, जो भी बीजेपी के खिलाफ जाता है उसके खिलाफ ईडी वाले आ जाते हैं।
लव लेटर कहां से आते हैं इसकी तो खबरें तुम ही बनाते हो। अखिलेश जी जरा ग्राउंड रिपोर्ट भी चेक करो कि अब ये मिनिस्टरों की जो लिस्ट दे रहे हैं ना, उसके खिलाफ उनके खिलाफ ईडी के पास कंप्लेंट करने वाले किरीट सोमैया भी तो है। अब वो प्रताप सरनाइक वो भी ऑटो रिक्शे वाले हैं, वो भी ठाना के हैं। 5,000 करोड़ वाले वो मिनिस्टर बनने वाले हैं। अब मुझे बताइए ये इस पर आलोक जी से पूछ लेते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट तो निश्चित तौर पर आएगी। किशोर जी, मुंबई से हमारी कोई भी खबर छूटती नहीं है, सारी खबरें हम देते हैं। लेकिन आलोक जी, जो बात किशोर जी कह रहे हैं और जो कल चला भी है सोशल मीडिया पर कि ई फॉर एकनाथ और डी फॉर देवेंद्र मिलाकर के ईडी बना दिया और कहा कि जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग किया गया, आज ही हमने आपको तस्वीर दिखाई है कि संजय राउत जो है वो ईडी के दफ्तर पर उनकी पेशी हो रही है। शरद पवार जो है उनको इनकम टैक्स का नोटिस भेज दिया गया। तो ये जो सरकारी एजेंसियां हैं, इनके दुरुपयोग का तो आरोप आपके ऊपर लगता ही रहेगा और कहा जा रहा है कि इसी का डर दिखा करके आपने शिवसेना तोड़ी है। एक चीज बताइए अखिलेश जी, अभी किशोर जी ने कहा कि कपूत हो गया। अरे सर, इनके यहाँ एक कपूत हुआ कि 50 कपूत हो गए? सारे एमएलए कपूती थे, तो क्यों पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे ये? और ईडी की बात जहां आप कह रहे हैं, सिर्फ संजय राउत का केस कोई आज नया थोड़ी है, ये पुराना केस है जिसमें उनकी पेशी हो रही है। और शरद पवार का भी जो इनकम टैक्स का जिसको वो लव लेटर बता रहे हैं, वो 2004 का मामला है। और कौन नहीं जानता? 18 साल पहले जो एफिडेविट दिया गया, उसके बारे में आज नोटिस क्यों भेजा? उसको नोटिस भेजने की आज जरूरत क्यों पड़ी 18 साल बाद? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि देश में कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित किया है। उसमें शरद पवार जी का नाम अग्रणी में आता है। तो फिर आपकी सरकार ने उनको पद्म सम्मान क्यों दिया? फिर अगर इतने ही गंभीर आरोप उनके खिलाफ थे तो आपकी सरकार ने दिया उनको पद्म सम्मान। एवरीबडी इज इनोसेंट अनलेस द गिल्ट इज प्रूव्ड। अखिलेश जी, जब तक गिल्ट नहीं प्रूव हो जाए, इतने पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उसका सम्मान करके उनको मिला था। लेकिन अगर उन्होंने कोई गलतियां की हैं, कुछ उन्होंने गबन किया है, तो उसके लिए भी मोदी सरकार इनको छोड़ने नहीं जा रही है। उसका भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और उसके लिए यही एजेंसियां बनी हुई है जिसके थ्रू ये मामला चलता है। हम डायरेक्ट उनके घर जाके थोड़ी तहकीकात कर सकते हैं। जो उसके कंसर्न अथॉरिटीज हैं वही जाएंगे ना अधिकार करने। अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो किस बात का डर है? कल आपके पास ईडी चला जाए तो आपका क्या बिगाड़ लेगी? आए, जवाब दे जाए। तो इनको डर किस बात का हो रहा है कि ईडी के आने से? ईडी में जब आप गलत पाए जाओगे तभी तो आप पर कोई कार्रवाई होगी। लेकिन आलोक जी, ये कहा जा रहा है कि जो समझौता हुआ था प्रमोद महाजन बाला साहब ठाकरे के बीच में कि बीजेपी जो है वो केंद्र की राजनीति करेगी, महाराष्ट्र में शिवसेना राजनीति करेगी, छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता होगा, महाराष्ट्र में शिवसेना बड़ा भाई होगी और लोकसभा चुनाव में शिवसेना छोटा भाई होगी। लेकिन जब से मोदी युग आया है बीजेपी में, तब से आलोक जी बीजेपी ने इस पैटर्न को बदलने की कोशिश की है, वो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो। तो इसलिए जो सहयोगी दल आपके हैं वो आप पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और इसीलिए यह आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी सत्ता की भूखी है। ऐसा अखिलेश जी, अगर छोटा भाई क्वालिफाई करके बड़ा बन जाता है तो उसको बड़े का ही सम्मान मिलना चाहिए। इमेजिन 55 वर्सेस 106, 106 हम हैं और 55 ये हैं, तो कहां से बड़े हुए ये? हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात कड़ी मेहनत की, इनके कार्यकर्ताओं ने वैसी मेहनत नहीं की, इनके नेताओं ने वैसी मेहनत नहीं की। ये पैसा जुगाड़ने में रह गए और हमारे वर्कर ने घर घर जाके लोगों को कन्विंस किया और हमको 106 तक पहुंचाया। तो बड़े तो हम हुए हर मामले में। ठीक है किशोर जी, आपके पास आना चाहूंगा कि बड़े भाई तो बीजेपी ही है। जब शिवसेना ने अलग चुनाव भी लड़ा तो देख लिया कि महाराष्ट्र की जनता का समर्थन उन्हें नहीं मिला, तो इसीलिए बीजेपी कहती है कि जब जनता हमारे साथ है तो बड़े भाई तो हम ही हुए ना। और अब तो आपको अपनी पार्टी बचाने की लाले पड़ रहे हैं कि अब आपकी जो पार्टी है, इतने सारे विधायक आपके अलग हो गए। अखिलेश जी, जनता ने हमको किशोर दिया। किशोर जी से जी किशोर जी। अरे हाँ, आलोक जी कैसा है ये पार्टी विद डिफरेंस बोलते और ये डिफरेंस है इनका। हाँ, मैं ना, मेरे पिताजी इमरजेंसी में बनते, मैं आरएसएस का ही वर्कर था, मैं बीजेपी का भी पदाधिकारी था, मैंने जिंदगी भर रहा। मैंने नजदीक देख लिया कि आज की जो बीजेपी है ये अटल जी की बीजेपी नहीं थी।
ये तो लाल कृष्ण आडवाणी को दरकिनार कर देती। कल से उनका निर्णय हुआ कि ये देवेंद्र फडणवीस जो नई रेखा खींच रहे थे उनको भी घर बिठा देंगे। अब मैं बताता हूं, ये छोटे भाई से बड़े भाई भी हो जाते, बड़े भाई से बाप भी हो जाते और फिर पूजनीय भी हो जाते। लेकिन आलोक जी बोलूंगा नहीं, लेकिन सत्ता, सम्मान और संपत्ति ये सब है ना, आती जाती रहती, ये अनित्य है। ये कैसी राजनीति है कि चार्टर्ड प्लेन से आपने लेके गए, घुमाते घुमाते आज भी वो बंबई में नहीं है। देखो महाराष्ट्र की जनता देख रही है, भारत की जनता भी देख रही है। और ये तो मैं एनडीटीवी तो देख रहा था, तो मुझे आपका चैनल अखिलेश बहुत सारे देशों में भी देखा जाता है। तो लोग मुझे बता रहे हैं कि एनडीटीवी सच बता रहा है, दूसरे तो गलत बता रहे। तो आपको सर्टिफिकेशन भी दे रहे लोग कि आप कुछ सच्चाई बता रहे। तो देखो आज मेरे मुख्यमंत्री ने जो कहा कि प्रजातंत्र के चारों स्तंभ जो है उसको उखाड़ दिया मोदी जी ने। लेकिन ऐसा लग रहा है किशोर जी, उद्धव जी के तेवर देख करके कि उन्होंने हथियार डाल दिए। जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, जिस तरह से विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया, और एक तरह से उनको लग रहा है कि शायद वो लड़ाई हार गए। नहीं, ये देखो एक बहुत ही विनम्र राजनीति में एकदम ही स्वच्छ रहने वाला, जिसको छल कपट बिल्कुल नहीं आता, वो आदमी जो एक मिनट भी सत्ता में रहने के लिए इच्छुक नहीं था, उसको बहुत बुरा लगा कि जिन लोगों को उसने बड़ा किया, जिन लोगों को ऑटो रिक्शा ड्राइवर को विधायक दल का नेता बनाया, जिसको सीएम बनाने के लिए रात दिन प्रयत्न करते थे, जिसे अपने पास के खाते दे दिए, वो लोग भी गए। और कितना बुरा लगता होगा कि एक एक चार्टर प्लेन में जो हमारे साथ बैठता था वो वहां से उठा के ले जाते थे। देखिए ना, 3,000 करोड़ की हम बात करते, बीजेपी उस पर ईडी क्यों नहीं लगाती? इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि इन लोगों के पास कहां पैसे है, कहां है। अगर कोरे नोटा आए हैं, डेबिट क्रेडिट हुए हैं, तो ये 2004 का मुर्दा निकाल सकते हैं। तो अब ये जिंदी लाशें क्यों नहीं देख रहे? बिल्कुल, ये आलोक जी सवाल पूछा जाएगा कि ये जो खर्चा है किसने दिया? गुवाहाटी में 5 स्टार, गोवा में 5 स्टार, और जब बाढ़ आ रखी थी तब जो है विधायक वहां पर थे, और कल जिस तरह से वो डांस करते हुए नजर आए, वो भी एक तरह का सवाल खड़ा करता है। लेकिन आलोक जी, एक दूसरा प्रश्न उठ रहा है देवेंद्र फडणवीस को लेकर के कि उनके साथ ऐसा क्यों किया गया? या अन्याय माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री थे, बीजेपी का चेहरा थे महाराष्ट्र में, लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। राज ठाकरे का पत्र भी हमने आपको पढ़ करके सुनाया, शरद पवार जी का बयान भी आया, उन्होंने भी सांत्वना व्यक्त की है फडणवीस के प्रति। तो ये अन्याय क्यों किया गया फडणवीस के साथ? ये एक चीज समझ में नहीं आता अखिलेश जी कि अगर उनको हमने उप मुख्यमंत्री बनाया तो इसका पेट में दर्द और लोगों को क्यों हो रहा है? आपको क्यों ये तकलीफ हो रही है? हमारे यहाँ तो फडणवीस साहब को भी तकलीफ थी, वो तो तैयार ही नहीं थे। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। जब यहाँ से बयान गया, चिट्ठी गई, फोन गया, तब वो तैयार हुए। नहीं है बेटा, थोड़ी देर के लिए रूस गया, फिर बाप ने मना लिया। तो हमारे यहाँ तो खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, लेकिन और लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। अरे भाई, अपने गिरेबान में तो झांक के देखो, तुम्हारा तो पोटली खाली हो गया, तुम्हारे सारे लोग चले गए, तुम्हारे अस्तित्व पे सवाल है कि अब असली शिवसेना। जी किशोर जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, मेरे पास समय अब समाप्त हो रहा है। जी किशोर जी, असली शिवसेना आप है कि असली शिवसेना? परेशान हो रहे हैं किशोर जी फडणवीस के लिए, वो ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। अरे कहाँ अखिलेश जी, बाप कौन है और कौन सा बाप रूठ गया? क्या चल रहा है? तुम्हारे यहाँ बाप भी होता, बेटा भी होता, छोटा बेटा थोड़ा सा पैसे कमा लेता तो वो बड़ा हो जाता। ऐसा जीवन में थोड़ी होता। मैं अभी बता रहा हूं, इन्होंने जिस प्रकार के अनीति से सत्ता संपादन की है और उसे ये चारित्र का जो इतना बड़ी बात कर रहे हैं, तो देखो ये देवेंद्र ने हमारे पीठ में खंजर खोपा और बीजेपी ने उनके पीठ में खंजर खोता। तो अब हम सम दुखी है, सम दुखी लोगों का भी मिलाप हो सकता है। तो आलोक जी ऐसा मत करना। सब दुखी हैं महाराष्ट्र में, तो फिर खुश कौन है? ये सवाल जो है इसका जवाब शायद आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशोर जी, आलोक जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
5 की बात में वक्त है एक ब्रेक का। आज नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी डिबेट किस मुद्दे पर थी? क्या एजेंडे को हवा देने के लिए? नुपुर शर्मा ने देश में भावनाओं को भड़काया है। देश में जो हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। बयान देने के बाद कहा, मैं वकील हूं, यह शर्मनाक बात है। नुपुर शर्मा को देश से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा का व्यवहार उनके अड़ियल और अहंकारी चरित्र को दिखाता है। उन्हें लगता है कि उनके पीछे सत्ता है, वे कुछ भी कह सकती हैं। उन्हें लगता है कि वे कानून का सम्मान किए बिना कुछ भी कह सकती हैं। दिल्ली में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर है, उसका क्या हुआ? दूसरों के खिलाफ एफआईआर होती है तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। आपके खिलाफ एफआईआर है तो किसी ने छूने की हिम्मत भी नहीं की। और इस पूरे मामले के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। बीजेपी की निष्कासित नेता और पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची। नुपुर शर्मा की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई कि उनके बयान के बाद विभिन्न राज्यों में, जैसे छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन उन मुकदमों में जहां पुलिस से उन्हें नोटिस मिल रहे हैं जांच में ज्वाइन करने के लिए, जांच में शामिल होने के लिए, पर उन राज्यों में जाकर के जांच में शामिल नहीं हो सकती क्योंकि उनकी जान को खतरा है। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम राज्यों में जो मुकदमे उनके खिलाफ, उनको एक क्लब कर दे और इन सबकी जांच दिल्ली में हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज नुपुर शर्मा को जमकर डांट पड़ी। जस्टिस सूर्यकांत ने नुपुर शर्मा को बोला कि आज नुपुर शर्मा के बयान की वजह से पूरा देश जल रहा है और जो देश में हालात हैं उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं, सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। नुपुर शर्मा को कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट ने भी, यानी जस्टिस सूर्यकांत ने भी वो डिबेट, वो बयान सुना है और देखा है जिसमें नुपुर शर्मा ने भड़काऊ बातें कही बिना सोचे समझे कि उसका असर क्या होगा। कोर्ट ने कहा है कि नुपुर शर्मा एक लॉयर कहती हैं अपने आप को, लेकिन नुपुर शर्मा को शर्म आनी चाहिए। वो टीवी डिबेट में जाकर के ये सब बयान देती हैं। उनको लगता है कि वो किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं तो उनके पीछे शक्ति है, पावर है, और ये भी नहीं सोचती कि उनके बयानों का क्या परिणाम होंगे। इतने गैर जिम्मेदाराना बयान देती हैं। कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर की है उसका क्या स्टेटस है, तो कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली पुलिस की जांच जो है उसमें शामिल हुई है नुपुर शर्मा। तो कोर्ट ने जुबैर, जिनको अरेस्ट किया है, उन्हीं धाराओं में, जिन धाराओं में नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, 195 माफ कीजिएगा 295, 153A, यानी सामाजिक सौहार्द खराब करने, हिंसा भड़काने की ये धाराएं हैं। उसमें जुबैर को तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हिम्मत नहीं की कि नुपुर शर्मा के गिरेबान तक पहुंचे हैं, नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई कर दे। तो दिल्ली पुलिस को भी नुपुर शर्मा पर कार्रवाई ना करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, दिल्ली पुलिस को भी आड़े हाथों लिया है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि आप पहले बयान देती हैं, आपके बयानों की वजह से देश में हालात खराब होते हैं और अब आप चाहती हैं कि आपको रेड कारपेट दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की याचिका को सुनने से मना कर दिया है, जिसके बाद नुपुर शर्मा ने अपनी याचिका वापस ले ली है। कोर्ट ने बोला है कि आप दूसरी रेमेडीज लीजिए, आप हाई कोर्ट जाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आकर के आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पहली बार नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के नुपुर शर्मा को तो फटकार लगाई ही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस पे भी नुपुर शर्मा को लेकर के कोई कार्रवाई ना करने को लेकर के फटकार लगाई है। तो अब पूरा जो ओनस है, पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के ऊपर है कि दिल्ली पुलिस क्या करती है। दिल्ली पुलिस ने, आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज की है जिसमें नुपुर शर्मा भी अक्यूज्ड हैं। इसके अलावा नुपुर शर्मा के अलावा असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम के प्रमुख हैं, सांसद हैं, वो हैं, यति नरसिंहानंद जो अपने भड़काऊ भाषणों को लेकर के सुर्खियों में रहता है, पूजा शकुन पांडे। इसके अलावा जो तमाम धार्मिक गुरु हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो भी हैं जिन्होंने टीवी डिबेट में जाकर के भड़काऊ बातें कही हैं। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो जर्नलिस्ट ऐसा सवाल पूछते हैं, जिन्होंने नुपुर शर्मा से सवाल पूछे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए फिर तो कोर्ट ने जर्नलिस्ट को भी इशारा किया है कि आप ऐसे डिबेट्स करते हैं जिसमें ऐसी बातें होती हैं और उसके बाद जो है देश में वातावरण खराब होता है। तो फिलहाल अब नुपुर शर्मा पर क्या कार्रवाई करती है,
अब ये गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ चुकी है दिल्ली पुलिस को। तो दिल्ली पुलिस अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है अब भी सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ने के बाद, तो दिल्ली पुलिस की निष्पक्षता और मंशा पर सवाल उठने लाजमी है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कल उदयपुर में एनडीटीवी से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से अपील की कि मौजूदा हालात में वो देश को संबोधित करें। आज एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री आखिर चुप क्यों हैं। इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री अब दोबारा उनको ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं? अभी भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिएक्ट करना चाह रहे? प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश की 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि वो नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे? क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप? और तीसरी बात यह है कि हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नुपुर शर्मा उसकी मेंबर है। क्या देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? क्या एनएसी उस पर बात करेगी? आपकी एनएसी की मेंबर है, आप कहेंगे हमने सस्पेंड किया। किससे सस्पेंड किया आपने? आपने स्पोक्स पर्सन से सस्पेंड किया उनको, एनएसी की मेंबर आज भी है वो। तो इसीलिए हम देश के प्रधानमंत्री से ये फिर से हमारा डिमांड करते हैं कि वो नुपुर शर्मा को अरेस्ट करवाएं। जो आशंका थी, जो सच्चाई थी, वो सामने आ गई। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जो एक साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की, सारे तथ्य जब गए सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि ये जो देश में घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए नुपुर शर्मा जी का ये बयान ही जिम्मेदार है, इसने ही ये वातावरण बनाया है। उनसे उन्होंने ये भी कहा है कि जो उदयपुर की घटना हुई इसी वजह से, कानपुर की घटना इसी वजह से हुई, वो राष्ट्र से, पूरे भारतवर्ष से टीवी पे जाएं और क्षमा याचना करें, माफी मांगे जो बयान उन्होंने दिया है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही उन्होंने कि दिल्ली पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मुकदमा कायम करके कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार, नुपुर तो एक मोहरा है, ये एक्चुअली में भाजपा के लिए है। नुपुर को तो बलि का बकरा बनाया गया है। आज ये है, कल कोई दूसरा आएगा। अगर किसी को शर्म आनी चाहिए तो भाजपा को आनी चाहिए। प्रधानमंत्री हर मुद्दे पे बोलते हैं और पूरे देश में आग लग रही है। आज सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है प्रधानमंत्री चुप क्यों है। तो ये एजेंडा तो भाजपा का है, भाजपा को शर्म आनी चाहिए। और बहुत शर्म आ रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने खुलेआम कहा है, तो क्या भाजपा इससे सबक लेगी या आज नुपुर को बलि का बकरा बनाया, कल कोई और होगा? देखिए, आज जो पूरे देश के अंदर हालात बने हैं, हर देशवासी के दिमाग में एक चिंता की, कहीं न कहीं एक डर की स्थिति बनी हुई है कि आज जिस तरह से नफरत का माहौल समाज के बीच में, धर्मों के बीच में पैदा किया जा रहा है, उसको अगर रोका नहीं गया तो कहीं न कहीं एक भयानक रूप लेगा। उधर मोहम्मद जुबैर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। एक ट्वीट को लेकर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी सवालों से घिरी है। वो फिलहाल पुलिस रिमांड में है। इसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आज कोर्ट में क्या हुआ, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। जब दिल्ली पुलिस अपना जवाब दाखिल कर देगी तो उस पर 1 हफ्ते के भीतर मोहम्मद जुबैर अपना जवाब दाखिल करेंगे। क्या है मामला? दरअसल आपको पता ही है कि दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया है कि उन्होंने 2018 में एक ट्वीट किया था। उस पर 2022 में उनके खिलाफ शिकायत हुई और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनको पुलिस रिमांड पर भेज दिया। तो मोहम्मद जुबैर ने अपनी इसी पुलिस रिमांड को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। मोहम्मद जुबैर की तरफ से वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर पेश हुई और उन्होंने ये दलील रखी कि ये पूरा केस जो है ज़बरदस्ती बनाया गया है, प्राइमा फेसाई
कोई केस इस मामले के अंदर नहीं बनता है और जो दिल्ली पुलिस है वो ज़बरदस्ती कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। एक अहम दावा जो है वृंदा ग्रोवर की तरफ से किया गया वो ये था कि उनका कहना था कि पूरा मामला जो है वो ट्वीट को लेकर है कि मोहम्मद जुबैर ने 2018 में एक ट्वीट किया तो उसके आधार पर 2022 में उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन ये ट्वीट जो है ये तो मोबाइल फ़ोन से किया गया था। तो आखिर जब मोबाइल फ़ोन से ट्वीट किया गया है तो फिर मोहम्मद जुबैर का जो लैपटॉप है वो जब्त क्यों किया गया है? मोहम्मद जुबैर एक पत्रकार हैं और उनके लैपटॉप में बहुत सारी जानकारी जो है हो सकती हैं। तो ऐसे में जो दिल्ली पुलिस है वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है, तो इसके ऊपर कड़ी आपत्ति दर्ज की गई वृंदा ग्रोवर की तरफ से। उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो प्राइवेसी में दखल दे रही है, जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आखिर सरकार या पुलिस जो है वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है लैपटॉप के अंदर, जब ट्वीट ही मोबाइल फ़ोन से किया गया है। तो जो दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनका ये कहना था कि दिल्ली पुलिस की कोई भी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है और केवल हम एक ट्वीट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस तरह की ट्वीट की बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि केवल एक ट्वीट पर कार्रवाई की बात नहीं है, बल्कि इस तरह के जो ट्वीट्स हो रहे हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। इस जो मोहम्मद जुबैर के खिलाफ जिस ट्विटर यूज़र ने शिकायत की या जिस हैंडल से ये शिकायत हुई थी, कल खबर आई थी कि वो वहाँ से डिलीट हो गया है, वो अकाउंट डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि उस पर जब ढूंढ रहे थे उसको तो ये लिखा आ रहा था कि दिस यूज़र डजंट एग्जिस्ट। लेकिन अब वो जो ट्विटर हैंडल है वो फिर से दिखाई दे रहा है। शुरुआत में उसके 1-2-3 फॉलोअर ही रहे होंगे, लेकिन अब 1900 से ज़्यादा फॉलोअर जो हैं उस ट्विटर हैंडल के दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। इस मौके पर उदयपुर में धूमधाम से ये यात्रा निकाली जाती है, लेकिन पिछले दिनों की घटना के बाद से यहाँ तनाव की स्थिति बनी हुई है। कर्फ्यू लगा है, लेकिन आज कर्फ्यू के बीच भी जगन्नाथ यात्रा की अनुमति दी गई। इसके लिए शहर में भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए। यह यात्रा जगदीश मंदिर से निकाली जाती है। इससे पहले कल हत्या के दोनों आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन यानी 13 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया गया है। जेल में ही दोनों की पहचान परेड की जाएगी। इन दोनों आरोपियों को कल जिस समय जेल ले जाया जा रहा था उस वक्त स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की। इस बीच एक और खबर है कि उदयपुर के आईजी और एसपी का तबादला कर दिया गया है। राजस्थान के कुल 32 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। रथ यात्रा के लिए काफ़ी जाब्ता लगाई, जो हमेशा जाब्ता लगता है उससे करीब 2.5 गुना 3 गुना ज़्यादा लगाई। करीब 2000 की फोर्स रथ यात्रा के दिखाने के लिए लग रही है। इसमें सब जगह से आईपीएस ऑफिसर्स को भी बुलाया, 7-8 आईपीएस ऑफिसर्स हैं, प्लस पुराने एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी इंस्पेक्टर्स जो यहाँ रह चुके हैं, जिनको लोगों के ऊपर भी पकड़ है और इसी ड्यूटी को 10-15 बार कर चुके हैं, उनको भी मैं बुलाई है ड्यूटी के लिए। और एसटीएफ पे जैसे और कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो, आरएसी की टुकड़ी, एसटीएफ की टुकड़ी, इन सबको बुलाई है। और दोनों समुदायों से हमने बात की है, दोनों समुदायों को कॉन्फिडेंस में लिया है और पूरा उम्मीद है। और जिस मैग्नीट्यूड में पहले होता था झांकियाँ वगैरह, वो भी कम हो गई है और पूरा उम्मीद है शांतिपूर्वक इसको कराएंगे। इस बीच ये जानकारी आ रही है कि उदयपुर के हमलावरों ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था उसका नंबर 2611 था, यानी मुंबई पर हमले की तारीख। इसके लिए उन्होंने 5000 रुपये अतिरिक्त भी दिए थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया है। यह मामला कामरूप के सीजेएम कोर्ट में दर्ज करवाया गया। मनीष सिसोदिया ने 4 जून को हिमंता बिस्वा शर्मा पर कोविड की आड़ में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे।
आरोपों के मुताबिक हिमंता बिस्व शर्मा की पत्नी को गलत तरीके से पीपीई किट के लिए ठेके दिलाए गए। साथ ही पीपीई किट्स के लिए ज्यादा भुगतान भी किया गया था। तो 5 की बात में इतना ही। देखते रहिए NDTV।